हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ पर आपके सामने है क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस पेपर सेट, जिसका कि सेट नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें कितने वर्ड्स में आंसर देना है और साथ में कैसा आंसर लिखना है, जिससे कि आप आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आपके नंबर अक्सर इंग्लिश में कट जाते होंगे और इसी समस्या का हल करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी, उसके साथ साथ उनके आंसर को भी इतना सरल बना दूंगी कि आपको चुटकी बजाते ही सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं और साथ में मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ में यदि आप आपके एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आपका एक रीडिंग सेक्शन आता है, तो उसमें आपको हमेशा पैसेज दिए जाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि आप पैसेज में ध्यान नहीं दे पाते, समय कम बचता और आप गलत आंसर में टिक करके आ जाते। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्या होता है कि एम्परर का मतलब सम्राट है और साथ में यहाँ पे अशोका जो कि बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, उनके बारे में ये पैसेज यहाँ पे दिया गया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए हैं, तो ज़्यादा कठिनाई या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है, हु प्लांटेड शैडी ट्रीज। ये छायादार पेड़ थे वो किसने लगाए, तो वो उसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पैसेज जो है वो अशोका के बारे में है और फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा कि जो अशोका थे उनने शैडी ट्रीज लगाए, तो आंसर हो जाएगा अशोका। सेकंड वाला आंसर है वो है, द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कश्मीर। उसके बाद ये सब आपको पैसेज में ही देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड वाला है, हु वॉज अशोका। अशोका कौन थे, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये गार्डन थे नहीं, इंडियन फिल्म एक्टर थे नहीं, ये क्या थे, इंडियन मोनार्च। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फोर्थ वाला, विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम के तट के किनारे कौन से पेड़ लगाए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे चिनार। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाला है, प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PWD। ठीक है, PWD के ही अंडर में यहाँ पे जो अपनी रोड है उनको कर दिया गया है। अब उसके बाद सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। इनका जो आंसर है, नीचे जो पैसेज के क्वेश्चन उनको भी आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शंस जो है उनके हिसाब से देना है। अब यहाँ पे गार्बेज, गार्बेज यानी होता है कचरा। ठीक है, तो ये पर्यावरण, साथ में जो कचरा है उसका कैसे निपटारा करना है, उस हिसाब से ये पैसेज इन्होंने दिया है। तो हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, लीव्स कैन एनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉइल। पत्तियां हैं वो किसकी पैदावार बढ़ाती हैं, तो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पैदावार बढ़ाती हैं। सेकेंड है, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गार्बेज। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, गार्बेज मेक्स परमिसेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगली। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, अगली। फिर है यहाँ पे, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आर। हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा जंक डीलर। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे पांचवें में, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। रीयूज्ड कैसे किया जा सकता है गार्बेज को, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करके। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर जो बी होता है वो होता है एक राइटिंग सेक्शन। इसमें कि आपको नोट मेकिंग, साथ में एप्लीकेशन, ऐसे ये सब लिखना होता है। तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम एक नोट मेकिंग का यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच से रिलेटेड यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसका हमें नोट बनाना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो क्या है, स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स। कर्स का मतलब होता है एक तरीके का वरदान, ठीक है, और ब्लेसिंग का भी अर्थ यही होता है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ पे बीच में और लगा, और का मतलब होता है या, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके नोट्स पे हम ध्यान दे दें। तो नोट में क्या है, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स, ठीक है, ये दे दिया। जैसे इनने यहाँ से निकाल लिया ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज ग्रेट कर्स, तो इससे इनने एक सेंटेंस बना लिया। सेकेंड है, इफ़ यूज्ड केयरलेसली इट कैन मेक आवर एटीट्यूड मिसअंडरस्टूड, ठीक है। तो जो हमारी वाणी है वो यदि हम गलत तरीके से प्रयोग करें तो ये हमारे एटीट्यूड को कम्प्लीटली गलत फहमी का यहाँ पे शिकार बना देगी सामने वाले को, सामने वाला हमारे बारे में गलत सोच बैठेगा। तो इस सेंटेंस को इन्हें शॉर्ट उसमें लिख दिया, इट कैन क्रिएट एन एनिमी और फ्रेंड, क्योंकि ये जब किसी को भी गलत फहमी का शिकार बना सकती है तो ये हमारे एनिमीज़ को भी क्रिएट कर सकती है और हमारे फ्रेंड्स को भी बढ़ावा दे सकती है। मतलब हम चाहें तो अपनी वाणी से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भी बना लें और चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु भी बना लें। इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, इसे हमेशा केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो पैसेज है उसका आपको सार बताना है, वो भी अपने छोटे छोटे सेंटेंस अपने द्वारा बना के, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हों। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग योर बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। आपको आपके प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें कि आप अपने बुक बैंक से बुक्स को इशू करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये रहा एप्लीकेशन। उसी फॉर्मेट में आप सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आप बुक बैंक से बुक्स लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ मोटर मैकेनिक। मेरे पिताजी जो हैं वो मोटर के मैकेनिक हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बुक बैंक चाहता हूँ। क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अनेबल टू बाय बुक। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं बुक्स को खरीद सकूँ, इसलिए यहाँ पे सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बुक बैंक से बुक इशू करवा दीजिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपके इस दयालु व्यवहार के लिए मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। फिर थैंकिंग यू नेम लिख देंगे, हाँ योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके और में देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है आपके भाई या बहन की शादी के लिए आपके फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आप ऊपर पूरा एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, माय डियर फ्रेंड, नेम लिखेंगे फ्रेंड का। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम वहाँ पे स्वस्थ और प्रसन्न होगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन 3rd December। तुम्हें ऐसे जान के खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई या बहन, जिसका भी आपको लिखना है, किसी एक का यहाँ पे लिख दीजिए, उनकी जो शादी है वो तय हो गई है इस तारीख को। वी विल सेंड यू द इन्विटेशन कार्ड सून। हम तुम्हें जल्दी ही जो आमंत्रण पत्र है वो भेजेंगे। आई एम वेरी ईगर टू सी यू। प्लीज़ कम हेयर 3-4 days बिफोर द मैरिज डेट। वी शैल हैव अ वेरी नाइस टाइम। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। साथ में तुम 3-4 दिन पहले शादी के आ जाना और हम बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। रेस्ट ऑन मीटिंग। बाकी का जो मिलने के बाद बात होगी। योर्स एज एवर, हमेशा के लिए तुम्हारा। नेम यहाँ पे आपको फ्रेंड का लिख देना है। तो ये बहुत ही सरल था जो कि इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक पे आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। तो वहाँ पे जो 4 टॉपिक्स है उनमें से हमने वंडर्स ऑफ साइंस का यहाँ पे ऐसे ले लिया है। तो इसमें एक एक सेंटेंस समझाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मेन पॉइंट बता देती हूँ कि किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन में आप सारा उसकी जानकारी दे देंगे, फिर उसके पॉइंट्स बनाएंगे। साइंटिफिक इन्वेंशन, क्या क्या वैज्ञानिक आविष्कार हुए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब यातायात और संचार के साधन के बारे में लिखेंगे। मेडिसिन और सर्जरी, यानी किस प्रकार से चिकित्सा
जो है वो उसका विकास हुआ है। फिर कंप्यूटर डिसएडवांटेज यानी इसकी कुछ हानियाँ भी हैं विज्ञान की, उनको लिखना, और 7th नंबर का पॉइंट आपको कंक्लूजन में लिख देना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पे 150 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है। तो यदि आपको ये याद हो तो आप भी लिख सकते हैं ये, और यदि आपने नहीं लर्न किया है तो आप ऐसे को लिख सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ कि इनमें से आपको और भी कोई दूसरा ऐसे पहले से याद हो, निबंध याद हो, तो आप उसी को ही एग्ज़ाम में लिख के आइए। ठीक है, उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ आपको इसके बारे में लिखना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्थ बनी हुई है, सेव वाटर सेव अर्थ का यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है। देखिए ये जो है बहुत ही इजी पैराग्राफ है और इसको यहाँ पे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ वाटर के बारे में दिया हुआ है और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस भी दी हुई हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कि जो ग्रामर जो आपका सेक्शन है सी, उसके अंदर आ जाता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स में से एक वर्ड को चुनना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे ही इज़ SDM। तो SDM हिंदी में एस से शुरू हो रहा है, तो हमेशा हिंदी का स्वर देखिए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ए यहाँ पे जो है वो स्वर है, इसलिए इसमें एन आ जाएगा, स्वर के आगे एन आता है। फिर आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट, यदि नॉट वाला सेंटेंस है तो एन ही का यूज़ होगा। यदि सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पे आपका सम आ जाता। थर्ड नंबर का है हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। तो इसमें जो शुगर है वो आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मच, हाउ मच शुगर। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ वाला है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर ब्लैंक मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अभी तक खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा। फिफ्थ है वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पे शुड आएगा कि हमें जो भीड़ वाले एरियाज हैं, स्थान है, उनमें मास्क पहनना चाहिए। सिक्स्थ है माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही ब्लैंक लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, मेरा जो भाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो 100 किलो वेट उठा सकता है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो जाएगा अपनी क्षमता बताने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डू एस डायरेक्टेड। यहाँ पे आपको कोई 5 डू एस डायरेक्टेड करना है। पहला है अनुज इज प्लेइंग चेस। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है शी शट द डोर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुई है इसलिए आप नॉट लगाने के पहले डिड लगा देंगे। फिर शी डिड नॉट शट द डोर, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर थर्ड है दे हैव मेड इट, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। यहाँ पे इसका हो जाएगा दे वर मेकिंग इट, क्योंकि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है वो वर यूज होगी और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। फिर हम यहाँ देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ही टॉट इंग्लिश, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और साथ में यदि सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट तो उसके साथ एस ई एस या आई ई एस लग जाता है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और वर्ब के साथ एस लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश, क्या हो जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश।
उसके बाद है यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट होने के बाद फिफ्थ नंबर का, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अमर बहुत होशियार है और वो ये पेपर बहुत आसानी से निकाल सकता है। तो इसमें आपको वेरी की जगह सो लगा देना और इन दोनों के बीच में दैट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अमन इज सो इंटेलिजेंट, वेरी की जगह फिर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और दैट का यूज करेंगे और ही को भी इसी के साथ जोड़ के लिख देंगे। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। उसके बाद लास्ट वाला, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, इसकी जगह पे आपको इफ यूज करना है, अनलेस की जगह पे इफ। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं और इफ का मतलब होता है यदि। तो हमें यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसलिए हम लिखेंगे इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी कंप्लीट होता है और हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर डी पे। ये टेक्स्ट बुक से आपके लिया गया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट है हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है वो किसने लिखी थी, तो इसका आंसर है लियाम ओ फ्लैहर्टी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल पक्षी है वो किससे डर रहा था, तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्लाइंग। फिर उसके बाद तीसरा है एनी फ्रैंक वॉज आ। एनी फ्रैंक कौन थी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जर्मन गर्ल। उसके बाद है फोर्थ नंबर का, एनी फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। उसके बाद फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये जो प्रोज ये नीचे दिया गया है एक पैसेज, जिसको पढ़ना है और साथ में नीचे दिए गए जो आंसर है उन्हें देना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा लेटर टू गॉड। उसके बाद ये लेटर टू गॉड से लिया गया है। फिर सेकंड है वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पे था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर उसके बाद है थर्ड नंबर का, फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा क्लोजली का, तो होगा इंटीमेटली। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बी नंबर का क्वेश्चन, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ये वाली 4 लाइन दी हुई हैं, तो इससे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आ टाइगर इन द जू से ये ली गई है। फिर उसके बाद व्हाट डज ही स्टेयर एट, वो क्या देखता है रात्रि में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्स। फिर है थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा ब्रिलियंट का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डल। ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको 30 शब्दों में प्रश्नों के इनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, वॉट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को क्या आशा थी। लैंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लैंचो को एक बारिश की बौछार की उम्मीद थी अपनी जो खेती है, अपनी जो फसल है उसके लिए। फिर हम देखते क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड आफ्टर द रेन। बारिश के बाद जो लैंचो है उसके खेतों को क्या हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे, आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लैंचोज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। बारिश के बाद जो लैंचो की मक्के की खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी।
फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो को किस पर भरोसा था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो यहाँ थर्ड वाला जो आंसर है वो है लैंचो हैड फेथ इन गॉड। लैंचो को भगवान पर भरोसा था। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा, कन्वेइंग हिज grievances and asking for 100 pesos for his crop and his family। उसने ऐसा निर्धारित किया, डिसाइड किया कि वो पत्र के माध्यम से भगवान को अपना दुख बताएगा और साथ में जो ईश्वर हैं उनसे अपनी फसल और परिवार के लिए 100 पीसों मांगने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखने का निर्णय लिया। फिर उसके बाद है डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लैंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसको भगवान ने या फिर किसने मनी भेजी है, क्यों की, यदि की तो, और नहीं की तो क्यों नहीं की। तो इसका आंसर यहाँ पे है नो। लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी। क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था तो उसने ये सब जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको ये लगता था कि सिर्फ वो भगवान ही हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। दिस फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड हिम मनी। ये जो भरोसा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसी वजह से उसने ये सोचा कि जो ईश्वर हैं उन्होंने ही उसे पैसे भेजे थे। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आपने ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग के नाम आपको पता है तो लिखना है जो कि बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मद्रास हाई कोर्ट, और उसके अलावा रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूंस टॉम्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने ऑपरेसर यानी कि जो पीड़ित करने वाले लोग हैं उनके बारे में क्या सोचा। तो ये रहा इसका आंसर, मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑप्रेस्ड बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ prisoner of hatred. He is locked in prejudice and narrow-mindedness। क्योंकि जो व्यक्ति किसी और की स्वतंत्रता को भंग करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या का कैदी होता है। वो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसके मन में स्वतंत्रता का भाव नहीं होता खुद भी, इसी वजह से वो किसी दूसरे पे अत्याचार करने के बारे में सोचता है। तो इसलिए वो ये बोलना चाहते हैं कि जो इंसान अत्याचारी है वह संकीर्णता की जो बेड़ियां हैं उनमें कैद होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही वॉज हेजिटेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। अपनी पहली उड़ान भरने में हिचकिचाहट कर रहा था और यह उसकी पहली उड़ान थी, इसी वजह से यंग सीगल छोटा सीगल डर रहा था। फिर उसके बाद है व्हाट कंपील्ड अ यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फिर उसे पहली उड़ान के लिए मजबूर किसने किया। तो द यंग सीगल वॉज स्टार्विंग, ही गॉट मैडन्ड बाय द साइट ऑफ फूड एंड दैट ओनली कंपील्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। क्योंकि छोटा सीगल जो था वो बहुत भूखा था और 2 दिन से उसे खाना भी नहीं मिला था, तो भोजन देखते हुए वो पागल सा हो गया और उसी भूख ने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये आपको कोई 2 करना है। पहला है व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन। तो जो छोटा सीगल था अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने क्या किया। तो द यंग सीगल gave
and begged his mother to bring him some food. उसने चिल्लाया और माँ से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, भीख मांगी कि माँ उसको खाना लाके दे दे. When she screamed back derisively, he kept calling plaintively at her. जब उसकी माँ उस पर गुस्से से चिल्लाई तो वह दुखी होकर उसे खाने के लिए बुलाता रहा. फिर है Why does Annie keep a diary? जो एनी फ्रैंक है वो डायरी क्यों रखती थी? तो इसका आंसर है एनी हैड नो फ्रेंड्स विद हुम शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स. जो एनी थी वो अकेली थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे जिसके साथ वो अपनी पर्सनल बातें शेयर करे. शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी. उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और विचार चलते रहते थे, इसलिए उसने डायरी बनाने का निर्णय लिया. Question number 3. Why does Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा डायरी पर भरोसा कर सकती थी? Annie had no friends who would listen to her with patience, so she chose to confide more in her diary than in people. She used to feel paper has more patience than people. उसको ऐसा लगता था कि जो कागज़ है उसमें बहुत धैर्य है, लोगों से भी ज़्यादा, और लोग उसकी बातें धैर्यता पूर्वक सुनते, और उसे ऐसा लगता था कि उसका कोई दोस्त नहीं था जो कि उसकी बातें धैर्यता पूर्वक सुने. तो इसलिए उसे ऐसा लगा कि डायरी पर उसे भरोसा करना चाहिए, किसी मित्र से भी ज़्यादा. फिर है क्वेश्चन नंबर 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स. पहला है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. तो जो बर्फ की धूल है वो क्या थी? तो यहाँ पे आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्ट्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बहुत ही बारीक बारीक बर्फ के कण. फिर है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है? A hemlock tree is a poisonous tree with small 5 flowers. जो हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीला पेड़ है, छोटे छोटे सफ़ेद फूल इसमें होते हैं. द पोएट डज नॉट चूज ब्यूटिफुल ट्रीज. जो पोएट है उसने किसी बहुत सुंदर पेड़ को नहीं चुना. ही चूजेज द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स. उसने हेमलॉक ट्री को ही चुना अपने मूड और मनोदशा को दर्शाने के लिए. फिर है वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से ही ढूंढ के करना है. अब उसके बाद ये मैं बता सकती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो है बॉल पोयम से. अब उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स. 75 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखना है. पहला है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोस फील्ड. वॉट वॉज लैंचोज ओनली होप. लैंचो को जो ओले थे उनने किस तरीके से प्रभावित किया था, और साथ में लैंचो को सिर्फ एकमात्र आशा क्या थी. तो हम यहाँ देखेंगे आफ्टर सडन रेन चेंज इनटू अ हेल स्टोन विच टोटली स्पॉइल्ड हिज फील्ड्स एंड ही बिकेम सैड. अचानक से जो ओले गिरे बारिश के साथ उनने पूरे तरीके से लैंचो के खेत को बर्बाद कर दिए था और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था. दैट्स हाउ हेल स्टोन्स अफेक्टेड हिज फील्ड. इसी तरीके से जो ओले हैं उनने लैंचो को प्रभावित किया. दूसरा प्रश्न था कि फिर उसने क्या सोचा. तो आफ्टर हिज स्टॉर्म लैंचो बिकेम होपलेस. इसके बाद वो निराशावादी हो गया. ठीक है. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड सो दैट हिज फैमिली वॉन्ट डाई ड्यू टू हंगर. तो उसकी जो फैमिली है वो भूख से ना मर सके, इसलिए उसने जो लेटर है वो गॉड को लिखा. फिर है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. तो जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, उनकी जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी उसने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदला. तो यहाँ आंसर है मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being
curtailed, but the freedom of all black. The hunger for his own freedom gradually turned into hunger for freedom of his people. उनको ये लगता था कि ये सारे अश्वेत जो वर्ग है उसकी लड़ाई है, सिर्फ अकेली उनकी नहीं है। स्वतंत्रता की भूख ये सब सोच के उनकी और बढ़ गई जब उनने ये सब देखा कि ये जो लड़ाई है वो उनके अपनों की स्वतंत्रता के लिए, ना कि उनकी खुद की स्वतंत्रता के लिए। दिस डिज़ायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग पर्सन। इसी चीज़ ने उन्हें खुद का समर्पण करने वाला जो व्यक्ति है वो बना दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। पहला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन परसेप्शन ऑफ डिजायर एंड हेटर्ड। यहाँ पे एक तरीके का एक जो कवि हैं उन्होंने तुलना की है और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं वो काय का काम करती है। तो एक तरीके से द फायर सिम्बलाइजेज बर्निंग डिज़ायर। जो आग है वो इच्छाओं को जलाने के लिए प्रदर्शित करी जाती है। साथ में वाइल द आइस ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब आइस कोल्ड हेटर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बर्फ किस प्रकार से नफरत से सारे संसार को ढक के और ख़त्म कर देगी, उसी प्रकार से जो आग है वो इच्छाओं की वजह से सारे संसार को जला देगी। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल बी एंड ऑफ आवर ओन रेस। और किस तरीके से जो लोग हैं सभी खुद की ही अपनी अपनी इन सब इच्छाओं और नफरत की वजह से ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। उसके बाद फिर है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ पोएम टाइगर इन द जू बाय लैजी नॉरिस। In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. इसमें जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया है कि जो एक टाइगर है उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया है जो पिंजरे में बंद है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वो अपने खुद के प्राकृतिक आवास में जो उसकी ज़िंदगी होती उससे एक बंद पिंजरे के अंदर या बंद जू के अंदर किस प्रकार ज़िंदगी है उसकी तुलना करता है। ठीक है, उसके बाद द पोइट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इसमें एक अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं जो पोइट हैं कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी हम फटाफट देख लेते। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिफिक एक्सेंट्रिक। तो यहाँ पे आंसर है मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिफिक एक्सेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज strange appearance, and also when she tried to be friendly with him he rebuffed her by saying that he has come होगा यहाँ पे he has come there for solitude and did not wish to disturb in his work। तो इस तरीके से इस प्रश्न में पूछा गया था कि जो मिसेस हॉल है उनको एक विचित्र सा साइंटिफिक क्यों मिला। तो वो इसलिए मिला था क्योंकि उसका जो बिहेव है वो बहुत अजीबोगरीब था और उन्होंने उसके साथ दोस्ती भी करने की कोशिश की लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बताया कि वो यहाँ एकांत रहने के लिए आया है इसलिए वो उनसे दोस्ती नहीं कर सकता, ना ही कोई किसी प्रकार की बातचीत उसे करना पसंद है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था वो कैसे अदृश्य हो जाता था। तो इसका आंसर है इन द इनविजिबल मैन ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय स्वैलोइंग ड्रेयर ड्रग्स। वो कुछ तरीके की दवाई लेता था दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास, जो उसकी बॉडी को एक कांच की तरह पारदर्शी बना देती थी। इस तरीके से वो अदृश्य हो जाता था।
तो ये था आपके कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉडल पेपर के सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को याद करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।